तो हम लोग प्रिज्म का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसको एक बार देख लो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक प्रिज्म है, करंट इधर से इंसिडेंट एंगल आई है, इस आधे पार्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, इस पार्ट का n2 दिया गया है, एंगल 60 डिग्री है। कंसीडर प्रिज्म विथ अपेक्स एंगल 60 डिग्री, n1 n2 1.5 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू हाफ। इनिशियली n1 n2 बराबर है 1 and more, ऑप्शन करेक्ट है। लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल आई सच दैट द कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन अगर। नाउ n2 इंक्रीजेस बाय डेल्टा n, अब n2 को डेल्टा n इंक्रीज कर दिया गया, तो इमर्जेंट रेज शिफ्टेड बाय एंगल डेल्टा ई, देन करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। देखो इसके लिए कह रहा है कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि अगर डेल्टा एन 2.8 इंटू 10⁻³ है, तो डेल्टा ई इज बिटवीन 1 to 3 मिलीमीटर मिली रेडियन, और डेल्टा एन अगर 2.8 10⁻³ है, तो डेल्टा ई लाई बिटवीन 2 to 3 मिली रेडियंस, और डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एन, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक बार फिर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। पेपर 2 में ये दिख रहा है प्रिज्म है, एंगल आई, ये आर, ये ई, मिनिमम डेविएशन पे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, n1 n2 मान लिया। अब मैंने क्या किया, n1 n2 बराबर है, मिनिमम डेविएशन पे r प्लस आर 60 बनेगा, r1 प्लस r2 60, तो r 30 डिग्री आ गया। अब मैं यहाँ पर लगा दिया स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज n1 1.5 3/2 प्लेस कर दिया, r 30 डिग्री है, यहाँ से उठा कर दिया, साइन आई आ गया 3/4। अब आपने क्या किया, और आई और ई आपस में इक्वल होगा एट ए टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो साइन आई की वैल्यू 3/4 है, तो उस समय पे साइन ई भी 3/4 होगा, लिख लिया। अब मैंने क्या किया, अब इस n2 को आपने डेल्टा n2 इंक्रीज कर दिया, तो ऑप्शन पूछ रहा है कि ई डेल्टा ई बढ़ गया। अब देखो क्या है, जब तुम इस n2 को डेल्टा n2 इंक्रीज करोगे, तो तुम मुझे बताओ ई, अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या असर पड़ा। तो देखो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 30 ये चेंज हुआ नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल नहीं चेंज किया आपने, तो ये भी एंगल चेंज नहीं होगा। चेंज तो आप n2 कर रहे हो ना, तो ये एंगल नहीं चेंज हुआ, तो ये भी नहीं चेंज हुआ। तो अगर ये 30 नहीं चेंज हुआ, तो ये 60 भी नहीं चेंज होगा। अगर ये 60 नहीं चेंज हुआ, ये 30 रह गया, तो ये 90 ही रहेगा। इसका मतलब है कि n2 को चेंज करने से ये जो इंसिडेंट रेज है, इस रेज पे कोई असर नहीं पड़ा। अगर ये 90 पे टकरा रहा है, तो ये n2 कितना भी इंक्रीज कर जाए, ये रेज नॉर्मली ही निकलेगी, नॉर्मली ऐसी ही निकलेगी रेज ऐसी ही निकलेगी, फिर नहीं पाएगी। अब ये 30 डिग्री है, ये 60 बनेगा, ये 30 ही रहेगा। इसका मतलब n2 को चेंज करने पे ई पे असर पड़ेगा, पता है, ई इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, n2 इंक्रीज करेगा, तो ये डेंसर मीडियम है, तो ये ज्यादा डेंसर होगा, ये जितना डेंसर होगा ये रेज उतना ही अवे जाएगी, मतलब ई बढ़ेगा। तो n2 को इंक्रीज करोगे तो ई बढ़ना है। तो यहीं पे एक बात मुझे उस ऑप्शन ए का समझ में आ गया कि ई इंक्रीज करेगा अगर n2 इंक्रीज करेगा तो। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए में कह रहा है ना कि डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, अभी प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बस इतना मुझे समझ में आ रहा है कि डेल्टा ई इंक्रीज करेगा अगर डेल्टा एन इंक्रीज करता है, तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, इंक्रीज करेगा, बट वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होगा, ये सोचते हैं अभी। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस पे लगा श्रेष्ठता, तो साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल्स टू 1/n2, इसका नोट इसके रिस्पेक्ट में 1/n2, तो ये 1/2 बनेगा, तो 2 साइन ई इक्वल्स टू n2 बन गया। अब इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया डेल्टा n2 पाने के लिए, तो डिफरेंशिएट करो क्योंकि n2 में बहुत ही स्मॉल चेंज दिया गया है, तो ये बनेगा 2 साइन ई का कॉस ई इंटू डेल्टा ई। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं इस बात को, मैं मान के चल रहा हूँ कि इंक्रीज इज वेरी वेरी स्मॉल, तब जाके ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं यूज करता। तो 2 साइन ई का कॉस ई डेल्टा ई बराबर डेल्टा n2। अब कॉस ई निकालना है। अच्छा, अगर ये डेल्टा n2 में चेंज मैंने बहुत ही स्मॉल किया, तो e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वही होगी फाइनली जो इनिशियल e होगा। तो साइन ई 3/4 है भाई, ई इसी के बराबर था ना इनिशियली। अगर इसको हल्का सा इंक्रीज करोगे, बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एन उन्होंने स्मॉल दिया है कि नहीं दिया है। अगर डेल्टा एन उन्होंने वेरी वेरी स्मॉल दिया तभी जाके चीजें होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो साइन ई 3/4 है, तो 3/4 इसमें मैंने कॉसी निकाल लिया ट्रायंगल के साथ। इस कॉसी को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया, डेल्टा ई यहाँ, डेल्टा एन2 यहाँ पे।
इससे सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा ई बराबर आ गया डेल्टा इंटू 2/√7। इसने इस बात को प्रूफ कर दिया कि डेल्टा ई डेल्टा N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये भी तब जब डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल तब बोल सकते हो, अदरवाइज इस वर्ड को नहीं बोल सकते। अच्छा, √7, अब डी पार्ट में पूछा, इसका डी पार्ट मैंने कहा है कि डेल ई और डेल एन में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो ये √7 पता है, √7 2 से ज्यादा होता है। अगर ये 2 से ज्यादा हो गया इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी 2 से, तो ये वैल्यू पूरी वैल्यू घट गई, तो डेली कम आएगा, डेली कम आएगा। तो ये डी पार्ट तो कंफर्म गलत है, आप समझ गए। और ये पार्ट चलेगा, डेली प्रोपोर्शनल डेल्टा एन, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया अगले पार्ट में, कहा कि डेल्टा एन को 2.8 10⁻³ रखा तो डेली कितना आएगा। इस वैल्यू को उठा के मैंने इससे प्लेस कर दिया, और डेल्टा एन 2/√7, डेल्टा एन के जगह 2.8 इंटू 10⁻³ था, रहने दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी 2.1212। ये वैल्यू 2 और 3 मिली रेडियन के बीच में रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा, ए पार्ट से हो जाएगा। अच्छा, ये पार्ट तभी सही है व्हेन इंक्रीज ऑफ डेल्टा एन इन वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो, ओके। तो इस इट्स आंसर इज ए एंड सी। थैंक यू।